दोस्तों फाइनली इंडिया को G7 समिट में इनवाइट कर दिया गया है और रिसेंटली इसकी कंफर्मेशन दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। उन्होंने अपनी ट्वीट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को थैंक यू बोला है इस इनविटेशन के लिए। इंडिया के लिए यह G7 समिट इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब हुए थे और इंडिया कनाडा के बीच में जो खालिस्तान का इशू है उसको लेकर कैनेडियन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया वहाँ पे पीएम मोदी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली है और मोदी जी इन सवालों का जवाब किस तरीके से देते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा किस तरीके से हैंडल करेगा, जिस तरीके से ट्रंप दुनिया भर पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, कनाडा के साथ एक ट्रेड वॉर छेड़ रखी है, यूरोपियन यूनियन पे सैंक्शंस लगाए हैं, उन सारी चीजों को लेकर देखना होगा कि ट्रंप का क्या रुख होता है, G7 कंट्रीज किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मनाती हैं। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्या इस बार इंडिया को एक ऑफिशियल मेंबर बनाने की बात की जाएगी G7 को लेकर। क्या G7 में ग्लोबल साउथ के उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिस तरीके से ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उठाया जाता है। क्या इस पूरे मीटिंग में रसिया यूक्रेन वॉर और यूरोपियन प्रॉब्लम्स के अलावा दुनिया की अन्य प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन फ्यूचर चाइना को काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाए जाएंगी, यह देखने वाली चीज होगी। और इंडिया एक इम्पॉर्टेंट की प्लेयर है, क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे G7 अपनी रिलेवेंसी खोता जा रहा है, जहां पे G7 सिर्फ एक इलीट क्लब बन के रह गया है और धीरे धीरे यह क्रेडिबिलिटी खो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है जो कि ग्लोबल साउथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दों को एड्रेस कर रहा है और कई मामलों में इसने G7 को टेक ओवर भी कर लिया है। और इसके बाद भी अगर ये इस तरीके से स्टेप्स नहीं उठाते हैं तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो देंगे और इंडिया इनके रेलेवेंसी और क्रेडिबिलिटी को रिवाइवल करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर है।